दोस्तों, हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदानों को लेकर एक विशाल सम्मेलन के दौरान एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटित हुई जिसने पूरे भारत में टहलका मचा दिया। पंडित दिव्यकांत शुक्ला, जिन्होंने सम्मेलन के दौरान अपने भाषण में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर ऐसा बोला जिसने सबको चकित कर दिया। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें और वीडियो को बीच से छोड़कर मत जाएं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। सभागार में सन्नाटा छा गया था। हजारों लोग हर उम्र के, हर वर्ग के पंडित दिव्यकांत शुक्ला जी की ओर निहार रहे थे। मंच पर बैठे पंडित जी ने धीरे से माइक थामा। उनकी आंखें भावुक थीं, जैसे वे खुद उस बच्चे के दर्द को महसूस कर रहे हों। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, सोचिए, अगर किसी बच्चे को स्कूल में बैठने तक की इजाजत ना हो, प्यास लगे तो पानी छूने का हक ना मिले, किताबों से ज्यादा उसके हिस्से में ताने और जुल्म आए, तो क्या वह बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा? शायद आप कहीं नहीं, लेकिन अगर मैं कहूं कि वही बच्चा एक दिन करोड़ों लोगों का मसीहा बना, भारत का संविधान लिखा और बाबा साहब कहलाया। पंडित जी की आवाज में दर्द घुला था। सभागार में कई लोग सिर झुकाए बैठे थे, आंखें नम। उन्होंने भावुक होकर कहा, यह कहानी जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में अमर है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई छोटी सी कहानी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी की यात्रा उतनी ही विशाल है जितनी गहरी उनकी सोच, उतनी ही लंबी है जितनी कठिन उनकी संघर्ष यात्रा, और उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी ऊंची उनकी उपलब्धियां। इसलिए यह वीडियो भी लंबा होने वाला है, क्योंकि एक छोटे से फ्रेम में इतनी बड़ी शख्सियत को समेटना नामुमकिन है। हम धीरे धीरे उस बच्चे से लेकर उस महानायक तक की यात्रा को समझेंगे, जिसने भारत को नई पहचान दी। तो अगर आप सच्चे ज्ञान और प्रेरणा के भूखे हैं तो इसे ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी रुके। सभागार में सन्नाटा और गहरा हो गया। फिर उन्होंने जोर देकर कहा, अंधेरे में एक चिंगारी एक छोटे से गांव में, जहां अंधविश्वास और भेदभाव की दीवारें लोगों को अलग करती थीं, वहीं 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसने आगे चलकर पूरे भारत का चेहरा बदल दिया। उसका नाम रखा गया भीमराव। यह परिवार महार जाति से था, जिसे समाज ने उस समय अछूत माना हुआ था। घर में गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो जाता, लेकिन फिर भी उस बच्चे की आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक कोई दीपक जल उठा हो। भीमराव का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। खेल कूद से ज्यादा उसने दूसरों की तिरस्कार भरी नजरें झेली थी। जब भी वह स्कूल जाता, उसे बाकियों से दूर बैठाया जाता। क्लास के अंदर उसके लिए कोई कुर्सी या बेंच नहीं होती, उसे जमीन पर बैठना पड़ता और अक्सर अपने कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए बस्ता ही नीचे बिछाना पड़ता। जब प्यास लगती तो खुद पानी छूने की इजाजत नहीं थी। उसे इन इंतजार करना पड़ता कि कोई ऊंची जाति का चपरासी आकर उसे पानी पिलाए। कई बार तो पूरा दिन बिना पानी के ही काटना पड़ता। सोचिए जरा, 7-8 साल का एक मासूम बच्चा जो सिर्फ पढ़ना चाहता है, उसे इंसान समझने से भी इनकार कर दिया जाता। लेकिन यही हालात उसके भीतर आग जलाने लगे। वह सोचता, क्या इंसान होने के बावजूद मैं सिर्फ अपनी जाति की वजह से इतना ही रहूंगा? क्या मेरे पास कोई हक नहीं? यही सवाल उसके भीतर चिंगारी की तरह जलते रहते और पढ़ाई की भूख को और तेज कर देते। भीमराव के पिता राम जी एक ईमानदार लेकिन सख्त इंसान थे। वे खुद सेना में काम कर चुके थे और अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। मां की ममता जल्दी ही छिन गई थी, क्योंकि भीमराव की मां का निधन हो गया था। जब वह 5 वर्ष का था, मां की छाया न होने का दुख गहरा था, लेकिन पिता ने बच्चों को पढ़ाई की ओर मोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर की गरीबी, समाज का तिरस्कार और मां की अनुपस्थिति, यह सब मिलकर शायद किसी और को तोड़ देते। लेकिन भीमराव के भीतर यह सब ताकत बनकर उभरे। जब भीमराव स्कूल की किताब को हाथ में उठाता तो मानो किसी दूसरी ही दुनिया में चला जाता। किताबें उसके लिए सिर्फ पढ़ाई का साधन नहीं थी, बल्कि भाग्य बदलने की कुंजी थी। जब दोस्त खेल रहे होते, वह चुपचाप कोने में बैठकर पढ़ रहा होता। लोगों ने उसे अलग समझा, लेकिन उसने खुद को अलग बनाकर ही दिखाया। एक घर अन्ना ने उसके जीवन को गहराई से झकझोर दिया। एक दिन भीमराव और उसके भाई बहन गांव से बाहर अपने पिता के साथ यात्रा पर निकले थे।
ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें बैलगाड़ी की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही गाड़ीवान को पता चला कि वे महार जाति से हैं, उसने गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया। कई मील तक बच्चों को धूप में पैदल चलना पड़ा। प्यार से गले सूख रहे थे, लेकिन पानी तक नसीब नहीं हुआ। वह दर्द भीमराव के दिल पर ऐसे अंकित हुआ कि उन्होंने मन में ठान लिया, मैं ऐसा भारत बनाऊंगा जहां किसी बच्चे को उसकी जाति की वजह से यह सब सहना पड़े। बचपन से ही उनके जीवन में ऐसे अनुभवों की भरमार थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन घटनाओं ने उन्हें कड़वा नहीं बनाया, बल्कि और मजबूत कर दिया। बार बार सोचते, मुझे कुछ करना है, मुझे यह बदलना है। यही सोच धीरे धीरे एक संकल्प में बदलती जा रही थी। उस समय पढ़ाई करना आसान नहीं था। स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। कई बार घर का सामान बेचकर फीस चुकानी पड़ती, लेकिन पढ़ाई के प्रति भीमराव का जुनून इतना गहरा था कि चाहे कैसी भी मुश्किल आई, उन्होंने हार नहीं मानी। वे घंटों तक पढ़ते रहते और उनकी स्मरण शक्ति कितनी अद्भुत थी कि एक बार पढ़ी हुई चीजें उनके दिमाग में बस जाती। शिक्षक भी इस प्रतिभा को देखकर हैरान रह जाते। क्लास में उन्हें अक्सर ताने सुनने पड़ते, लेकिन जब वही बच्चा कठिन सवालों के उत्तर बड़ी आसानी से दे देता, तो बाकी छात्र और शिक्षक भी चुप हो जाते। यह उसकी प्रतिभा का असर था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और बुद्धि का असर लोगों पर पड़ने लगा। भले ही समाज ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी विद्या ने उन्हें ऊंचा उठाना शुरू कर दिया। भीमराव का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सबसे गहरे अंधेरे से सबसे तेज रोशनी जन्म लेती है। अंधकार जितना घना हो, उतनी ही चमकदार चिंगारी की जरूरत होती है। और यह बच्चा जो हर रोज अपमान और तिरस्कार झेल रहा था, वहीं आगे चलकर उस रोशनी की पहली चिंगारी बना। उसके भीतर की यह आग, यह जिज्ञासा और यह विद्रोह, यही उसे आम बच्चों से अलग बना रहे थे। वह हर अपमान को एक सबक में बदलता, हर कठिनाई को एक प्रेरणा में बदलता। यही गुण उसे आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे यह चिंगारी एक मशाल बनने वाली थी, लेकिन अभी तो यह शुरुआत थी। भीमराव का बचपन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके संघर्ष और बड़े होते जा रहे थे। वही दौर था जब भारत गुलामी की जकड़ में था। अंग्रेजों का शासन, सामाजिक कुरीतियां, जातिगत भेदभाव सब मिलकर आम आदमी की जिंदगी को बेहद कठिन बना रहे थे। और ऐसे माहौल में एक अछूत बच्चा अगर अपने सपनों को सच करने की ठान ले, तो यह अपने आप में क्रांति से कम नहीं था। भीमराव की यह कहानी हमें बताती है कि महानता अचानक नहीं मिलती, वह तो धीरे धीरे संघर्षों की आग में तपकर ही जन्म लेती है। और यह आग, यह तपस्या बचपन से ही उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वह बच्चा जिसे पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी, जिसे स्कूल में जमीन पर बैठना पड़ता था, जिसे गालियों और तिरस्कार से घेरा जाता था, वो बच्चा एक दिन दुनिया को यह दिखाने वाला था कि सच्चा ज्ञान और सच्चा साहस इंसान को कितना ऊंचा उठा सकता है। यह पहला अध्याय सिर्फ उस चिंगारी की झलक है जो आगे चलकर पूरे समाज को रोशनी देने वाली थी। यहाँ पंडित जी की आवाज कांप उठी। सभागार में सिसकियां सुनाई देने लगी। उन्होंने आंखें पोंछी और फिर बोले, दो ज्ञान की न बुझने वाली प्यास भीमराव अंबेडकर का बचपन भले ही कठिनाइयों और अपमानों से भरा हुआ था, लेकिन उनके भीतर ज्ञान की जो भूख थी, वह बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह वही दौर था जब किसी अछूत बच्चे का स्कूल तक जाना भी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। लेकिन भीमराव की लगन ऐसी थी कि वे न सिर्फ स्कूल पहुंचे, बल्कि अपनी प्रतिभा से सबको चौंकाते रहे। कक्षा में अक्सर उन्हें पीछे बैठाया जाता। बाकी बच्चों से दूर कई बार शिक्षक भी उनके साथ भेदभाव करते। लेकिन जब सवाल पूछे जाते, तो वही बच्चा जो सबके तिरस्कार का शिकार था, सबसे पहले उत्तर देता। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। यही वजह थी कि धीरे धीरे शिक्षकों का ध्यान उसकी ओर खींचने लगा। भले ही समाज ने दीवारें खड़ी कर रखी थी, मगर ज्ञान की रोशनी किसी दीवार को नहीं मानती। भीमराव जब भी किताब हाथ में उठाते, तो जैसे उनकी आत्मा तृप्त होने लगती। वे घंटों तक पढ़ सकते थे। दूसरों के लिए किताबें बोझ थीं, लेकिन उनके लिए यह जीवन का आधार थी। उनके भीतर यह दृढ़ विश्वास बैठ गया था कि अगर कुछ बदल सकता है, तो वह सिर्फ शिक्षा के दम पर ही। यही वजह थी कि उन्होंने हर कठिनाई को सहकर भी पढ़ाई का दामन कभी नहीं छोड़ा। कई बार स्कूल जाने के लिए उनके पास जूते नहीं होते थे। नंगे पांव धूल भरी सड़कों पर चलना पड़ता था। कपड़े फटे पुराने होते, जिससे दूसरे बच्चे हंसी उड़ाते। लेकिन यह सब बातें उनके लिए उतनी अहमियत नहीं रखती थीं जितनी किताबों और शिक्षा की थी।
जब वे किताबों में डूब जाते तो दुनिया की सारी तकलीफें मानो गायब हो जाती। शिक्षा के प्रति उनकी लगन का असर यह हुआ कि धीरे धीरे उन्हें छात्रवृत्तियां मिलने लगी। उनके शिक्षक भी समझ गए थे कि यह बच्चा साधारण नहीं है। एक बार जब उन्हें छात्रवृत्ति मिली तो उस पैसे से उन्होंने न सिर्फ अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई बल्कि किताबें भी खरीदी। उन किताबों को वे इतनी तल्लीनता से पढ़ते कि समय का पता ही नहीं चलता। एक घटना उनके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। एक बार कक्षा में उनके शिक्षक ने उन्हें एक कठिन सवाल पूछा। बाकी सारे छात्र चुप थे। भीमराव ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। उत्तर इतना सटीक और स्पष्ट था कि शिक्षक खुद चौंक गए। उस दिन उन्होंने पूरी कक्षा से कहा, यह बच्चा बहुत आगे जाएगा। इसकी लगन और बुद्धि देखकर मुझे यकीन है कि यह एक दिन इतिहास बनाएगा। यह बात भले ही साधारण लगे, लेकिन उस दौर में एक अछूत बच्चे के लिए यह शब्द आशा की किरण थे। जब पूरा समाज उसे नीचा दिखा रहा था, तब एक शिक्षक का विश्वास उसे और मजबूत बना रहा था। भीमराव की प्यास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। वे हर जगह से सीखने की कोशिश करते, लोगों से बातें करना, उनके अनुभव सुनना, समाज को समझना, यह सब भी उनके लिए शिक्षा का ही हिस्सा था। वे अक्सर सोचते, जो हमारा समाज ऐसा है, क्यों कुछ लोगों को ऊंचा और कुछ को नीचा समझा जाता है, और क्या शिक्षा इस सोच को बदल सकती है? यही सवाल उन्हें लगातार भीतर से कुरेदते रहते। घर की हालत अभी भी कठिन थी, खाने पीने तक की दिक्कतें थीं, लेकिन पिता हमेशा उन्हें प्रेरित करते थे। वे कहते, बेटा अगर कुछ बदल सकता है तो वह सिर्फ शिक्षा से, तुम पढ़ाई मत छोड़ना। पिता की यह सीख भीमराव के लिए जीवन का मंत्र बन गई। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई गांव की सीमाओं से निकलकर बड़े शहरों तक पहुंचने लगी। उनका दिमाग इतना तेज था कि उन्हें छात्रवृत्तियों और अवसरों की कमी नहीं रही। लेकिन हर बार जब उन्हें नई जगह जाना पड़ता तो जातिगत भेदभाव उनकी राह रोकने के लिए तैयार खड़ा होता। जब मुंबई में पढ़ाई करने पहुंचे तो हालात और भी कठिन थे। वहां भी उन्हें बार बार यह एहसास कराया जाता कि वे अलग हैं, लेकिन इस बार वे पहले से और मजबूत थे। अब तक के अनुभवों ने उन्हें यह सिखा दिया था कि दूसरों की नफरत को अपनी ताकत में कैसे बदलना है। मुंबई में पढ़ाई के दौरान उन्होंने सिर्फ क्लास की किताबें ही नहीं, बल्कि साहित्य, इतिहास, राजनीति और समाज सुधार से जुड़ी किताबें भी पढ़नी शुरू कर दी। उनका दिमाग अब सिर्फ अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि वे समाज की गहराई को समझने लगे थे। ये जानना चाहते थे कि सदियों से चला आ रहा यह अन्याय क्यों है और इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। इस प्यास ने उन्हें नई दिशा दी। वे महसूस करने लगे कि उनकी लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान की नहीं है, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों की है। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। कभी कभी वे पूरी रात जागकर पढ़ते रहते थे। उनके दोस्त थक कर सो जाते, लेकिन वे किताबों में डूबे रहते। सुबह जब क्लास में शिक्षक पूछते तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दे देते। यह लगन उन्हें बाकियों से अलग बना रही थी। उनके सहपाठी अब उन्हें सिर्फ एक अछूत बच्चे के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक तेजस्वी और प्रतिभाशाली छात्र के रूप में पहचानने लगे थे। लेकिन समाज की गहरी जड़ें इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली थी। बाहर की दुनिया अभी भी उन्हें नीचा दिखाने पर तुली रहती थी, पर भीमराव ठान चुके थे, वे इस दुनिया को बदलकर ही दम लेंगे। यह ज्ञान की प्यास, यह अनवरत संघर्ष और यह अदम्य इच्छा, यही वह शक्ति थी जिसने उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया। और यह तो बस शुरुआत थी। भीमराव अंबेडकर का जीवन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उनकी प्रतिभा और परिश्रम धीरे धीरे सबके सामने अपनी छाप छोड़ने लगे थे। मुंबई की गलियों से लेकर कॉलेज की कक्षाओं तक उनकी छवि एक ऐसे छात्र की बन रही थी जो सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आया था, बल्कि कुछ बड़ा करने आया था। लेकिन रास्ता अभी भी आसान नहीं था। जब भी वह सार्वजनिक स्थानों पर जाते तो भेदभाव उनके पीछे पीछे चला आता। होटल और सराय में उन्हें कमरा नहीं मिलता। कई बार सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ती। रेस्टोरेंट्स में उन्हें चाय या खाना तक देने से इनकार कर दिया जाता। जो भी उन्हें जगह देता वह इस शर्त पर देता कि वे बर्तन को हाथ ना लगा। यह सब सुनकर कोई भीमराव ने इसे चुनौती की तरह लिया। उनके मन में बस यही गूंजता, यह सब इसलिए है क्योंकि हम अज्ञान में जी रहे हैं। अगर हमें ज्ञान मिल जाए तो कोई हमें नीचा नहीं दिखा सकता। कॉलेज के दिनों में भीमराव ने अपनी लगन का एक नया स्तर दिखाया। वे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते थे, बल्कि समाज और राजनीति की गहराई को भी समझने लगे थे। वे अंग्रेजी में निपुण हो रहे थे, संस्कृत पढ़ना चाहते थे, लेकिन कई बार जातिगत भेदभाव यहां भी सामने आता।
उनके संस्कृत सीखने की इच्छा पर अध्यापक ने टोकते हुए कहा, संस्कृत तुम्हारे लिए नहीं है। यह शब्द उन्हें भीतर तक घायल कर गए, लेकिन यही चोट उनके संकल्प को और मजबूत कर गई। उन्होंने सोचा, जब कोई रास्ता बंद करता है तो मुझे दूसरा रास्ता तलाशना होगा। यह द्वार उनके जीवन में निर्णायक साबित हो रहा था। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन और ज्ञान की प्यास ने उन्हें बार बार एक ही दिशा में धकेला, आगे और आगे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके सहपाठी अब समझ चुके थे कि यह लड़का साधारण नहीं है। जब भी चर्चा होती, भीमराव का दृष्टिकोण अलग और गहरा होता। उनकी बातें सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि समाज और जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी होती थी। वे सवाल उठाते, क्यों हमारे देश में बराबरी नहीं है? क्यों एक इंसान दूसरे इंसान को छू भी नहीं सकता? क्या यह इंसानियत है? उनके सवाल सीधे दिल को छू जाते। उनकी प्रतिभा और मेहनत का नतीजा यह हुआ कि उन्हें विदेश जाकर पढ़ाई करने का अवसर मिला। यह अवसर किसी साधारण छात्र को मिलना मुश्किल था, लेकिन भीमराव ने अपनी लगन और ज्ञान की असीम प्यार से इसे हासिल किया। जब उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली, तो यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि उन सभी दबे कुचले लोगों की जीत थी जिनका सपना था कि एक दिन उनकी आवाज भी सुनी जाएगी। विदेश जाने से पहले का दौर बेहद संघर्षपूर्ण था। पैसे की कमी, समाज का तिरस्कार और परिवार की जिम्मेदारियां, यह सब एक साथ उन्हें दबाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी नजर हमेशा मंजिल पर रही। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कैसी भी कठिनाई आए, वे पीछे नहीं हटेंगे। जब वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुली है। वहां उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शिक्षा की असली ताकत क्या होती है। जाति पात का कोई भेदभाव नहीं था। शिक्षक और छात्र उन्हें बराबरी से देखते। यह अनुभव उनके लिए चमत्कार से कम नहीं था। वे सोचते, अगर यह संभव है यहां तो क्यों नहीं। भारत में, अमेरिका में उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र जैसे विषयों का गहन अध्ययन किया। वे अक्सर घंटों तक लाइब्रेरी में बैठे रहते, किताबों में डूबे रहते। वहां के प्रोफेसर भी उनकी लगन से प्रभावित थे। एक बार उनके शिक्षक ने कहा, भीमराव, तुम्हारे अंदर सिर्फ सीखने की नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने की क्षमता है। यह शब्द उनके दिल में हमेशा के लिए बस गए। उनकी प्यास अब और बढ़ चुकी थी। कोलंबिया में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे। वहां भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। कितनी ही डिग्रियां उन्होंने हासिल की, रात दिन की मेहनत करी। पढ़ाई और समाज को बदलने का सपना, इन सब ने मिलकर उन्हें असाधारण बना दिया। लेकिन भले ही वे विदेशों में ज्ञान की नई ऊंचाइयां छू रहे थे, उनके दिल में हमेशा एक ही दर्द था। भारत के गांवों में मेरे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे आज भी वही अपमान झेल रहे हैं जो मैंने बचपन में झेला था। मैं पढ़ रहा हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए। यही सोच उन्हें रात दिन काम करने के लिए प्रेरित करती रही। जब उनकी पढ़ाई का सफर आगे बढ़ रहा था, तब भी यह बात कभी उनके मन से नहीं निकली कि शिक्षा ही असली हथियार है। वे जानते थे कि अगर ज्ञान मिल जाए तो हर दीवार गिर सकती थी है, और यही विश्वास उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहा। उनकी प्यास बुझने वाली नहीं थी। हर किताब, हर शब्द, हर अनुभव उनके भीतर एक नई आग जला था। अब सिर्फ छात्र नहीं रह गए थे, वे एक विचारक, एक समाज सुधारक और एक योद्धा बनते जा रहे थे। यही वजह है कि जब वे विदेश से वापस लौटे तो वे सिर्फ डिग्रियों के साथ नहीं लौटे, बल्कि एक नए दृष्टिकोण के साथ लौटे। यह दृष्टिकोण भारत को बदलने वाला था। पंडित जी ने यहां जोर देकर कहा, और सभागार में तालियां गूंज उठी। लोग खड़े हो गए, नारे लगाने लगे, जय भीम, जय भीम। पंडित जी ने हाथ जोड़कर सबको शांत किया। उनकी आंखें चमक रही थीं। सभागार में फिर वही सन्नाटा। पंडित दिव्याकांत शुक्ला जी ने माइक थामा। आंखें लाल थीं, आवाज भारी थी। धीरे धीरे, जैसे कोई घाव फिर से कुरेद रहा हो, वे बोले, घर वापसी और कठोर सच्चाइयां। लंदन और अमेरिका की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटने पर भीमराव अंबेडकर का स्वागत उम्मीदों के साथ हुआ। उनके दिल में यह विश्वास था कि शिक्षा और ज्ञान की ताकत से वे समाज में बदलाव ला पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने गांव और शहरों की ओर कदम रखा तो उन्हें उसकी वास्तविकता का सामना करना पड़ा, जिसका अनुमान उन्हें पहले से था, लेकिन अनुभव उससे कहीं गहरा और दर्दनाक था। समाज की पुरानी परंपराओं और जातिगत भेदभाव ने उन्हें घेर लिया। होटल, सराय, सार्वजनिक स्थान, सब जगह उन्हें अलग और नीचा दिखाया गया।
वे विदेशी विश्वविद्यालयों से लौटे प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन उनके जन्म के कारण समाज की दीवारें अभी भी उनके सामने थीं। कई बार उन्हें काम करने से रोका गया और जो अवसर मिले उनमें भी अपमान और तिरस्कार की भरमार थी। पंडित जी रुके। सभागार में कई लोग सिसक रहे थे। फिर उन्होंने भावुक होकर कहा, इन कठिन परिस्थितियों ने भीमराव को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा ने उन्हें ताकत दी है, लेकिन समाज का वास्तविक रूप बदलने के लिए अकेले ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह समझना पड़ा कि असली लड़ाई सामाजिक संरचना और अंधविश्वास के खिलाफ है। वापसी के समय भीमराव ने कई बार महसूस किया कि उनका सपना सिर्फ व्यक्तिगत सफलता का नहीं है, यह करोड़ों दबे कुचले लोगों के जीवन की लड़ाई है। हर बच्चा जो उनके जैसी कठिनाइयां झेल रहा था, उनके भीतर और भी गहरी प्रेरणा का स्रोत बन गया। वे जानते थे कि बदलाव लाना आसान नहीं है। अपमान और अन्याय हर जगह उनकी राह रोकने के लिए खड़ा था, लेकिन भीमराव ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेंगे। उनके मन में यह विश्वास गहराया कि केवल शिक्षा और ज्ञान से ही वे सामाजिक अन्याय के खिलाफ प्रभावी संघर्ष कर सकते हैं। घर लौटने के बाद भीमराव ने देखा कि सिर्फ अपनी पढ़ाई और डिग्रियां हासिल करना पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपने समाज के लिए काम करना होगा, लोगों को संगठित करना होगा और न्याय की आवाज उठानी होगी। यह समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने इसे अपने मिशन की शुरुआत मान लिया। वे बार बार सोचते, हमारे समाज के लोग कितनी पीड़ा झेल रहे हैं, अगर मेरे पास अवसर है तो मुझे उनके लिए लड़ना होगा। यह सोच उन्हें लगातार प्रेरित करती रही। उन्होंने ठान लिया कि हर कठिनाई का सामना करेंगे और बदलाव लाएंगे। भीमराव अंबेडकर अब केवल छात्र नहीं रहे, वे समाज सुधारक बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। विदेशों में प्राप्त शिक्षा और अनुभव ने उन्हें अलग दृष्टिकोण दिया था। अब उन्हें यह समझना था कि भारत में बदलाव लाने के लिए उन्हें सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि संगठन और नेतृत्व की आवश्यकता होगी। अंबेडकर ने ठान लिया कि अब उनका जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के दबे कुचले लोगों के लिए होगा। विदेश से लौटकर उन्होंने महसूस किया कि भारत की सामाजिक संरचना कितनी कठोर और जकड़ी हुई है। जहां उन्होंने पढ़ाई और ज्ञान की चमक देखी, वहां का समाज आज भी अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव में उलझा हुआ था। अपने अनुभवों से वे जानते थे कि केवल शिक्षा हासिल करना पर्याप्त नहीं है, बदलाव लाने के लिए संगठित प्रयास और साहस की आवश्यकता है। उन्होंने शुरू किया लेखन और भाषण से लोगों को जागरूक करना, बताते कि ज्ञान और शिक्षा ही असली हथियार है और बिना इसके कोई सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। भीमराव के प्रयासों का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। लोग उनकी बातें सुनने लगे। कई दबे कुचले समुदायों के लोग उनके पास आने लगे और अपनी समस्याएं साझा करने लगे। उन्हें समझ में आने लगा कि एक व्यक्ति के विचार और नेतृत्व से लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन विरोध भी कम नहीं था। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, उन्हें अपमानित किया गया और कई बार धमकियां दी गई। फिर भी भीमराव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने यह ठान लिया कि कोई भी कठिनाई उनके मिशन को रोक नहीं सकती। भीमराव ने राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि केवल जागरूकता फैलाने से बदलाव नहीं आएगा, कानून और नीति में भी सुधार करना होगा। इसके लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों को संगठित करना शुरू किया। उनकी यह दृष्टि थी कि शिक्षा, कानून और नेतृत्व तीनों का मेल समाज को बदल सकता है। इस समय भीमराव ने महसूस किया कि व्यक्तिगत संघर्ष और पीड़ा उन्हें तोड़ नहीं सकते, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाते हैं। उनके भीतर अब एक अडिग विश्वास बन चुका था कि शिक्षा और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है। घर वापसी और इस संघर्ष के दौर ने भीम अंबेडकर को वह तैयार किया जो वे आगे बनेंगे। एक महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा उन्होंने तय किया कि अपने जीवन की पूरी ऊर्जा वे इस मिशन में लगा देंगे। और इस तरह घर वापसी की यह कठिन यात्रा, जो दर्द और अपमान से भरी थी, उन्हें उनके असली मिशन की ओर ले गई। समानता, न्याय और मानवता के लिए संघर्ष यह वह मोड़ था जहां बच्चा भीमराव अब समाज के एक योद्धा और नेता में बदल गया था। पंडित जी की आवाज यहां कांप गई। सभागार में लोग रो रहे थे। कोई चीखा, बाबा साहेब अमर रहें। फिर पूरा हॉल गूंज उठा, अमर रहें, अमर रहें। पंडित जी ने आंखें पोंछी और फिर बहुत जोर देकर बोले। गूंगे की आवाज भीमराव अंबेडकर के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हुआ था।
घर वापसी और विदेशों में शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि भारत में बदलाव लाना केवल डिग्रियां लेने या किताबें पढ़ने से संभव नहीं होगा। समाज की पुरानी जड़ें, जातिगत भेदभाव और अंधविश्वास उनकी राह रोकने के लिए हमेशा तैयार थे। उन्होंने ठान लिया कि उनका सबसे बड़ा हथियार होगी उनकी आवाज, एक ऐसी आवाज जो दबे कुचले लोगों के लिए उम्मीद, साहस और मार्गदर्शन बन सके। भीमराव जानते थे कि लाखों लोग, विशेषकर दलित और शोषित, सदियों से अनसुने रहे हैं। उनके लिए अधिकार, सम्मान और अवसर केवल सपने थे। उन्होंने यह ठान लिया कि वे इन लोगों की आवाज बनेंगे। सार्वजनिक मंचों पर जाने लगे, भाषण देने लगे और समाज को जागरूक करना शुरू किया। शुरुआती समय में उनके सामने कठिनाइयां कम नहीं थी। मंच पर उनका मजाक उड़ाया जाता, लोग ताने देते और कई बार सभा में उपस्थित लोग उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करते थे। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बातों में तर्क, ज्ञान और दृढ़ता इतनी प्रभावी ढंग से रखी कि धीरे धीरे लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उनके शब्द लोगों के दिल और दिमाग को झकझोर देते हुए कहते थे, हमारी शिक्षा और आत्मसम्मान ही हमें समाज में बराबरी दिला सकता है। कोई भी हमें नीचा नहीं दिखा सकता अगर हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। यह संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहे, लेखन की ताकत का भी उपयोग किया। अखबारों और पत्रिकाओं में लिखकर उन्होंने सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। उनके लेख सीधे जनता के मन को झकझोरते और उन्हें सोचने पर मजबूर करते। लोग उनके लेख पढ़कर जागने लगे। धीरे धीरे भीमराव की आवाज न केवल समाज में बल्कि शासकीय और राजनीतिक दायरों में भी असर डालने लगी। एक घटना उनके जीवन में निर्णायक साबित हुई। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया जहां केवल उच्च जाति के लोग उपस्थित थे। शुरुआती क्षणों में उन्हें ताने और उपहास का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही भीमराव ने अपने तर्क और सच्चाई को पेश किया, माहौल बदल गया। लोग उनकी बातें सुनने लगे। उनके शब्दों में शक्ति और सच्चाई थी और उनकी आवाज ने चुप्पी तोड़ दी। यह पल भीमराव के लिए ऐतिहासिक था। उन्हें महसूस किया कि अगर गूंगे की आवाज सही दिशा और साहस से इस्तेमाल की जाए तो वह समाज को हिला सकती है। भीमराव ने अब यह समझ लिया था कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए केवल व्यक्तिगत संघर्ष पर्याप्त नहीं है। उन्हें लोगों को जोड़ना होगा, संगठित करना होगा और उनके अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इसके लिए उन्होंने आंदोलन और समाज सुधार की रणनीतियां बनाने शुरू किया। वे जानते थे कि लाखों लोग उनकी उम्मीद पर भरोसा करेंगे और इस भरोसे को वे कभी टूटने नहीं देंगे। उनकी यह यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। विरोध, तिरस्कार, धमकियां हर दिन उनकी परीक्षा लेते, लेकिन भीमराव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर कठिनाई ने उन्हें और मजबूत बनाया। उनके भीतर यह विश्वास गहराया कि सच्चाई, ज्ञान और दृढ़ता के साथ हर दीवार तोड़ी जा सकती है। भीमराव अंबेडकर ने अपने समुदाय के लिए आवाज बनने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि उनकी आवाज न केवल उनके लिए बल्कि उन लाखों लोगों के लिए है जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। यह आवाज धीरे धीरे समाज में बदलाव की पहली किरण बन रही थी। भीमराव अंबेडकर का प्रभाव अब धीरे धीरे समाज में महसूस होने लगा था। उनकी आवाज केवल व्यक्तिगत संघर्ष की नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज बन चुकी थी जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। हर भाषण, हर लेख, हर सभा में वे यह संदेश देते, हमारी शिक्षा, हमारा आत्मसम्मान और हमारा अधिकार ही हमें समाज में बराबरी दिला सकते हैं। किसी भी अन्याय के सामने चुप रहना हमें स्वीकार्य नहीं है। वे जानते थे कि समाज में बदलाव केवल चेतना जगाने से नहीं आता। बदलाव के लिए रणनीति, संगठन और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। उन्होंने महसूस किया कि अगर उनके समुदाय को वास्तविक ताकत चाहिए तो लोगों को संगठित करना और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने शिक्षा, आंदोलन और नेतृत्व तीनों का संयोजन अपनाया। भीमराव ने इस दौरान कई समाज सुधार आंदोलन में हिस्सा लिया और नेतृत्व किया। उनके भाषणों में वह शक्ति थी जो आम आदमी को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की हिम्मत देती। वे केवल तर्क और शिक्षा की बातें नहीं करते थे, बल्कि अपने शब्दों में एक आग जगा देते थे जो समाज की जड़ें हिला सकती थी। उनकी लेखनी और भाषण कला का असर दूर दूर तक फैलने लगा। अखबारों और पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होने लगे। यह लेख सीधे लोगों के दिल और दिमाग पर असर डालते। उनका संदेश यह था कि शिक्षा और जागरूकता से ही असमानता और अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। वे बार बार कहते, अगर हम अपनी शिक्षा और सामर्थ्य को समझ लें तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता।
हमें अपनी आवाज उठानी होगी और इसके लिए डरना नहीं चाहिए। एक महत्वपूर्ण घटना ने उनके दृष्टिकोण को और गहरा किया। उन्होंने एक सभा में भाषण दिया जिसमें अधिकांश लोग उच्च जाति के थे। शुरुआत में उनका मजाक उड़ाया गया, उपहास किया गया और कई बार उन्हें चुप कराने की कोशिश हुई, लेकिन भीमराव ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी बातें तर्कपूर्ण और सशक्त तरीके से रखी। धीरे धीरे माहौल बदल गया, लोग उनकी ओर ध्यान देने लगे। बल उनके लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। उन्होंने समझ लिया कि गूंगे की आवाज भी अगर साहस, सच्चाई और ज्ञान के साथ प्रयोग की जाए तो वह समाज में भारी बदलाव ला सकती है। भीमराव ने यह निर्णय लिया कि अब उनका संघर्ष केवल जागरूकता फैलाने तक सीमित नहीं रहेगा। उन्हें अपने समुदाय के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। उन्होंने संगठन, आंदोलन और नेतृत्व का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और उन्हें संगठित करके आगे बढ़ाए। वे जानते थे कि यह राह आसान नहीं होगी। विरोध, धमकियां और तिरस्कार का पीछा करेंगे, लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। भीमराव ने यह भी समझा कि बदलाव धीरे धीरे आता है। छोटा प्रयास, हर जागरूक नागरिक और हर आंदोलन मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से यह संदेश फैलाया कि समानता और न्याय केवल सपना नहीं, बल्कि संघर्ष और शिक्षा से वास्तविकता बन सकते हैं। इस समय भीमराव का व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली और प्रेरणादायक बन गया। वे अब केवल विचारक नहीं रहे, बल्कि नेता और समाज सुधारक बन चुके थे। उनके भाषणों और लेखों ने लोगों के मन में आत्मविश्वास और जागरूकता की लौ जगा दी। उनके शब्द अब केवल सुनाई नहीं देते थे, बल्कि लोगों के अंदर बदलाव की चाह और साहस पैदा करते थे। भीमराव अंबेडकर की यह यात्रा यह दिखाती है कि सच्चाई, ज्ञान और साहस के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। गूंगे की आवाज भी अगर सही दिशा, दृढ़ता और हिम्मत के साथ इस्तेमाल की जाए तो समाज को हिला सकती है। यही विश्वास उन्हें भविष्य के बड़े बदलावों के लिए तैयार कर रहा था। पंडित जी ने माइक नीचे रखा। पूरे सभागार में तालियां और सिसकियां एक साथ गूंज रही थी। लोग खड़े होकर चिल्ला रहे थे, जय भीम, जय भीम। पंडित जी ने हाथ जोड़कर सबको शांत किया और मुस्कुराते हुए फिर माइक 3 संभाला। सभागार में अब सांसें थम सी गई थीं। पंडित दिव्याकांत शुक्ला जी खड़े थे, दोनों हाथ जोड़े हुए, आंखें बंद। फिर उन्होंने माइक थामा और आवाज में इतना दर्द था कि हर शब्द सीधा दिल में चाकू की तरह उतर रहा था। अधिकारों का वास्तुकार भीमराव अंबेडकर का जीवन अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। उनकी शिक्षा, विदेशी अनुभव और समाज सुधार के प्रयासों ने उन्हें समाज में एक प्रभावशाली नेता बना दिया था। लेकिन भीमराव जानते थे कि केवल आवाज उठाना ही पर्याप्त नहीं है। अगर समाज में वास्तविक बदलाव चाहिए तो कानून, नीति और अधिकारों के स्तर पर क्रांति करनी होगी। यही सोच उन्हें उनके अगले महान मिशन अधिकारों का वास्तुकार बनने की ओर ले गई। भारत के शोषित और दलित वर्ग सदियों से समाज के सबसे निचले स्तर पर बने हुए थे। उनके पास कोई अधिकार नहीं था, न शिक्षा का समान अवसर था, न नौकरी, न न्याय। यह असमानता उनके जीवन के हर पहलू में दिखाई देती थी। भीमराव ने यह तय किया कि वे इस अन्याय को जड़ से मिटाने के लिए कानून और संविधान के स्तर पर लड़ेंगे। भीमराव ने राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर कदम बढ़ाया। उन्होंने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संगठन बनाना शुरू किया। उनका मानना था कि जब लोग संगठित होंगे और अपने अधिकारों के लिए ठोस योजना के साथ लड़ेंगे, तभी समाज में स्थायी बदलाव आएगा। उन्होंने देखा कि केवल जागरूकता फैलाना पर्याप्त नहीं है, लोगों को अधिकारों और कानून की समझ भी होनी चाहिए। उनके नेतृत्व में कई आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए। उन्होंने उच्च जातियों और सत्ता के केंद्रों के सामने खुलकर सवाल उठाए। वे कहते थे, हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर दबे कुचले व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें संगठित होना होगा और अपनी आवाज उठानी होगी। उनकी इस दृष्टि ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। भीमराव का यह मानना था कि अधिकार केवल देना नहीं पड़ते, उन्हें हासिल करना पड़ता है। इसके लिए साहस, रणनीति और शिक्षा की जरूरत होती है। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना न केवल कर्तव्य है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सम्मान भी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल विरोध करने से बदलाव नहीं आता, बल्कि संगठित और समझदारी से कार्य करने से ही समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। इस दौरान भीमराव ने शिक्षा का महत्व और बढ़ा दिया। उन्होंने दलित और शोषित बच्चों के लिए
स्कूल और शिक्षण संस्थान बनाने पर जोर उनका मानना था कि शिक्षा ही असली। उन्होंने अपने समुदाय के लिए राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ काम करना शुरू किया। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। संघर्ष का मार्ग केवल असभ्यता या हिंसा से नहीं आता, बल्कि संगठन, नेतृत्व और कानून के माध्यम से ही अधिकार हासिल किए जा सकते हैं। वे लगातार यह संदेश फैलाते रहे कि समाज में समानता और न्याय के लिए लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। उनके विचार और नेतृत्व ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। धीरे धीरे उनका नाम समाज के हर वर्ग में प्रसिद्ध होने लगा। भीमराव के प्रयासों की सफलता केवल उनके भाषण या लेखों तक सीमित नहीं थी। उनका असली प्रभाव तब दिखा जब दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आगे आने लगे। उन्होंने महसूस किया कि संगठन और जागरूकता मिलकर ही समाज में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। इस तरह भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के इस चरण में यह स्थापित किया कि असली परिवर्तन केवल आवाज उठाने से नहीं आता, बल्कि अधिकारों के लिए ठोस रणनीति और संगठित प्रयास से ही संभव है। यह उनका पहला बड़ा कदम था जो उन्हें आगे जाकर अधिकारों का वास्तुकार बनने की ओर ले गया। पंडित जी रुके। सभागार में सन्नाटा था। फिर उन्होंने बहुत धीरे, बहुत गहरे स्वर में कहा, महान धर्म परिवर्तन की घोषणा। भीमराव अंबेडकर के जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आया जिसने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने समझ लिया था कि केवल अधिकारों की लड़ाई और सामाजिक सुधार पर्याप्त नहीं है। भारतीय समाज में जो गहरा जातिगत भेदभाव और असमानता चढ़ चुका था, उसे जड़ से मिटाने के लिए एक और कदम उठाना होगा। यही कदम था धर्म परिवर्तन, एक ऐसा निर्णय जो लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाला था। भीमराव ने महसूस किया कि हिंदू धर्म की जड़ें समाज में इतने गहरे हैं कि दलित और शोषित लोग कभी भी पूर्ण सम्मान और अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह देखा कि सामाजिक बुराइयां और जातिगत भेदभाव धर्म के नाम पर बनाए गए नियमों और प्रथाओं से जुड़े हैं। इस विचार ने उन्हें प्रेरित किया कि उन्हें अपने समुदाय के लिए ऐसे मार्ग की ओर कदम बढ़ाना चाहिए जो उन्हें स्वतंत्रता और समानता दिला सके। भीमराव ने लंबे समय तक इस विषय पर विचार किया। उन्होंने विदेशी और भारतीय धर्मों का अध्ययन किया, बुद्ध, जैन और ईसाई धर्म के शिक्षण को समझा और यह महसूस किया कि बुद्ध का मार्ग उनके समुदाय के लिए सबसे उपयुक्त है। बुद्ध का संदेश समानता, न्याय और मानव दया का प्रतीक था। इसके माध्यम से भीमराव ने यह ठान लिया कि वे केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि अपने समुदाय के लिए एक नई दिशा प्रदान करेंगे। इस निर्णय का प्रभाव सिर्फ भीमराव तक सीमित नहीं था, यह उनके पूरे समुदाय के जीवन को बदलने वाला था। उन्होंने यह निर्णय न केवल व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर लिया, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण माना। धर्म परिवर्तन उनके लिए केवल आध्यात्मिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह एक सशक्त सामाजिक आंदोलन बन गया। भीमराव ने अपने इस निर्णय को सार्वजनिक रूप देने के लिए योजना बनाई। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को शिक्षित किया कि धर्म परिवर्तन का अर्थ केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में समानता, सम्मान और अधिकार प्राप्त करना है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह कदम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर सुधार लाने वाला है। धर्म परिवर्तन की घोषणा के समय भीमराव ने अपने भाषण में यह संदेश दिया कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए कदम उठा रहे हैं। यह कदम हमें स्वतंत्रता, सम्मान और समानता दिलाएगा। हमारे पूर्वजों के साथ हुए अन्याय को अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने अधिकारों और गरिमा के लिए खड़े होंगे। भीमराव के इस निर्णय ने समाज के हर वर्ग में हलचल मचा दी। उच्च जातियों में विरोध और आलोचना हुई, लेकिन उनके समर्थक और समुदाय के लोग प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। भीमराव अंबेडकर ने अपने नेतृत्व, संगठन और शिक्षा का उपयोग करते हुए यह साबित कर दिया कि धर्म परिवर्तन केवल व्यक्तिगत विश्वास का मामला नहीं है, बल्कि यह समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए नई उम्मीद और मार्गदर्शन का प्रतीक है। उनके कदम ने यह संदेश दिया कि अगर साहस और स्पष्ट दृष्टि हो तो कोई भी सामाजिक बुराई और अन्याय को चुनौती दे सकता है। पंडित जी की आवाज यहां पूरी तरह कांप गई। सभागार में लोग सिसक रहे थे। फिर उन्होंने जोर से कहा, और उस दिन 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोग और बाबा साहेब ने बुद्ध की शरण ली।
उस दिन करोड़ों गूंगे बोल उठे थे। उस दिन करोड़ों दबे कुचले लोगों की सदियों की चीख को आवाज मिली थी। पूरी सभागार तालियों और जय भीम के नारों से गूंज उठी। लोग खड़े होकर रो रहे थे। पंडित जी ने आंसू पोंछे और फिर बोले, भारत के भविष्य का संविधान भीमराव अंबेडकर का जीवन अब भारत के भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मिशन की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा संविधान तैयार करना जो देश के हर नागरिक के लिए न्याय, समानता और अधिकार सुनिश्चित करे। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत को केवल ब्रिटिश शासन से आजादी नहीं मिली थी, बल्कि अब इसे अपने नागरिकों के लिए न्याय और अधिकार सुनिश्चित करने वाले नियम और कानून बनाने थे। भीमराव ने समझ लिया कि संविधान ही वह आधार है जो पूरे देश के लिए स्थायी न्याय और समानता की नींव रखेगा। भीमराव ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना एक चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदार काम माना। उन्होंने देखा कि भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न भाषाएं, धर्म, जातियां और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां हैं। इस विविधता के बीच सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना आसान काम नहीं था। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने यह ठान लिया कि वे किसी भी दबाव या विरोध से पीछे नहीं हटेंगे। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, हर नागरिक को समान अधिकार और समानता मिले। उन्होंने संविधान सभा में यह सुनिश्चित किया कि सभी वर्गों के लोग समान रूप से न्याय, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी भी नागरिक को अन्याय या भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके इस दृष्टिकोण ने लाखों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि संविधान केवल कागज पर लिखा नियम नहीं है, बल्कि समाज में वास्तविक समानता और न्याय का माध्यम है। पंडित जी ने माइक को सीने से लगाया और बोले, और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, तब बाबा साहेब ने कहा था, मैं ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूं जहां हर व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में सम्मान मिले, न कि उसकी जाति या जन्म के आधार पर। फिर अंत में जैसे सारी दुनिया रुक गई हो, पंडित जी बोले, कभी न बुझने वाली लौ, और आज भी वो लौ जल रही है हमारे दिलों में, हमारे संघर्ष में, हमारे भारत में। सभागार में मिनटों तक तालियां गूंजती रही। लोग खड़े होकर चिल्ला रहे थे, जय भीम, जय भीम। पंडित जी ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू भरे हुए मुस्कुराए और बोले, बाबा साहेब की यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो लौ अब हमारी है, हमारी आने वाली नस्लों की है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।